गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। हमने उसमें आपको विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध पीछे पढ़ा दिया है। आज हम लोग बताते हैं कि पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच में तनाव किन किन बिंदुओं पर है। ठीक, तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको केंद्र और राज्य के मध्य तनाव। हेडिंग डाल लीजिए, केंद्र और राज्य के मध्य तनाव। मतलब मीन्स केंद्र और राज्य के मध्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद है। तो पहले हम वो मुद्दे ही जान लेते हैं। सबसे पहला बहुत ज़्यादा विवाद है राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका को लेकर। ये पहला विवाद का कारण है। दूसरा विवाद का कारण है आर्टिकल 356। तीसरा अगर हम देखें विवाद का कारण है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। और चौथा जो है वो केंद्रीय बलों की राज्यों में तैनाती। पांचवें जो विवाद का कारण है वो राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। ठीक, और छठवां जो विवाद का कारण है यहाँ तक अगर हम देखें तो ये मेजर रीजन्स हैं, लेकिन अगर हम और कुछ एडिशनल निकालना चाहें तो नीति आयोग की भूमिका। हालांकि पहले योजना आयोग होता था, अब किसकी है? नीति आयोग की भूमिका। ठीक, तो ये 6 मेजर रीजन्स हैं जिनकी वजह से केंद्र और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होता रहता है। देखिए, विवाद का अगर बहुत क्रक्स में हम कहें तो कारण क्या है? 2 टर्म समझना है, एक केंद्रीयकरण वर्सेस विकेंद्रीकरण। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, और मैंने जब शुरू किया था इस चैप्टर को तब बताया था कि केंद्र सरकार शब्द यूज किया गया है, और उसमें यह बताया गया इसका मीन या अर्थ ये निकलता है केंद्राभिमुख, मीन्स केंद्र सशक्त है। तो केंद्र में शक्तियां केंद्रीकरण है, राज्य चाहते हैं इन पावर का विकेंद्रीकरण हो, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो। समझ? पावर्स क्या है? केंद्र में ज्यादा दी गई हैं, और राज्य क्या चाहते हैं? इन पावर को बांट दिया जाए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। तो हम एक एक विवाद को देखेंगे। इस विवाद से क्वेश्चंस कई रिपोर्ट्स आई, उन्होंने इनके सॉल्यूशंस बताए हैं, वो भी हमें इसमें स्टडी करना है, और संक्षेप में ये समझें कि विवाद है क्या। जैसे पहला अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति, विवाद समझना है। राज्यपाल की नियुक्ति हमें पता है कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्य में राज्यपाल क्या करता है? काम करता है। इसकी 2 भूमिकाएं होती हैं। अगर हम राज्यपाल की कहें, एक राज्य प्रमुख की भूमिका होती है। राज्य प्रमुख का मतलब यह है कि संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख है, और राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह राज्य में काम करेगा, ये कहा जाता है। दूसरा कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच में ये कड़ी का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। तो ये 2 भूमिकाएं हैं। नियुक्त कौन कर रहा है? केंद्र नियुक्त कर रहा है। तो ये देखा जाता है क्या विवाद है कि पर्टिकुलर जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उस विचारधारा के व्यक्ति राज्य में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो राज्य प्रमुख की भूमिका होती है, जिस पर राज्य में अगर डिफरेंट पार्टी की सरकार है तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हाल के हम कुछ मामले बताएं, अभी राजस्थान के राज्यपाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। तो कारण क्या? आप देखते हैं केंद्र में और राज्य में वहां पर डिफरेंट सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल में हाल में ही आपने खूब सुना होगा कि मुख्यमंत्री जो वहां की हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कई बार पत्र लिखा कि ये केंद्र का व्यक्ति है या केंद्र सरकार का व्यक्ति है, राज्यपाल या राज्यपाल की भूमिका निर्वाहित नहीं कर रहा है। मैं उदाहरण देश आपको 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं। इतिहास उठा के देखो तो राज्यपालों ने कई बार सरकारें बदल दी हैं जहां पर दूसरी पार्टी को बहुमत मिला और पार्टी में वहां सरकार दूसरी पार्टी ने बनाई है।
हाल में ही अगर हम देखें तो उत्तराखंड जैसे राज्य में कहा जाता है कि 70 सीटें थीं, वहां पर एक पार्टी को 36 सीटें मिली, उस हिसाब से उसके पास बहुमत था, लेकिन सरकार दूसरी पार्टी ने, विपक्ष ने बना ली थी राज्यपाल की भूमिका से। ऐसे इतिहास में कई दृष्टिकोण देखने को मिले। तो राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहुत वो होते हैं, तो विवाद बहुत हैं इसको लेकर। इसी तरीके से हम बात करें आर्टिकल, हम केवल आपको संक्षेप में, इन पर कभी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी आप समझ लीजिए विवाद क्यों। भूमिका को लेकर बहुत विवाद, नियुक्ति को लेकर यह माना जाता है कि किसी ऐसे प्रशासक को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है जो पर्टिकुलर किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होता है, या किसी पूर्व राजनेता को ही राज्यपाल बना दिया जाता है। जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं वो पर्टिकुलर पार्टी से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस तरीके की चीजें, तो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर बड़ा क्या है, विवाद रहता है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 356, इसमें हमें पता है, कहा जाता है राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति शासन। जब अंबेडकर ने इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया था तब इसे कहा था मृत पत्र, और यह कहा कि अंतिम विकल्प होना चाहिए जब हम आर्टिकल 356 का उपयोग करें। इतिहास गवाह है इस बात का कि इस अनुच्छेद का 100 से अधिक बार प्रयोग हो चुका है, और पहले की सरकारें ऐसी रहीं। जैसे कहा जाता 77 के कार्यकाल में जब जनता दल की सरकार बनी, या उसके बाद इंदिरा की सरकार बनी, इन लोगों ने सबके सब गवर्नर्स को रिप्लेस किया। जो विपक्षी पार्टी की, या हम कहें कि वहां की सरकारें नहीं थी। या सबसे पहले बात करें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहते हैं कि सत्ता में थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी, और वहां क्या किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश की गई। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो आर्टिकल 356 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, जबकि इसे कहा गया था अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया जाए। फिर हमने बताया था कि 3 तरीके की सेवाएं होती हैं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं। सामान्य सी राज्य सेवाएं जो राज्य में काम करेंगी, केंद्रीय सेवाएं जो केंद्र के लिए काम करेंगी। इनके बारे में कहा जाता है, ये अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं ये केंद्र में भी काम करती हैं, और कहाँ काम करती हैं, राज्य में भी काम करती हैं। लेकिन इनकी भर्ती और चयन और प्रशिक्षण सब कुछ कौन कराता है, केंद्र कराता है। और अंतिम शक्ति भी इन पर किसका कंट्रोल रहता है, केंद्र का रहता है। और ये सब बड़े बड़े पदों पर राज्य में काम करते हैं। हालांकि तात्कालिक नियंत्रण राज्यों का इन पे रहता है, और इसी वजह से ये माना जाता है कि ये भी केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें लेकर भी विवाद होता है। आगे हम कई समितियां पढ़ाएंगे, राजमन्नार समिति जैसी रिपोर्ट कहती हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। बस समझ, अभी हम आपको भूमिका बता रहे हैं, फिर इसमें सुधार की बातें आएंगी। अब देखिए कि आर्टिकल हमारे यहाँ एक है 355, उसमें यह कहा जाता है कि केंद्र का यह दायित्व है कि वो राज्य की सुरक्षा को क्या करे, बरकरार रखे। उसके तहत जो केंद्र के बल हैं, सीआरपीएफ या हम अर्धसैन्य बल हैं, उन्हें राज्यों में तैनात कर दिया जाता है। इसे लेकर विवाद, क्योंकि लोक व्यवस्था बनाना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। और राज्यों के पास अपनी लोक व्यवस्था के लिए पुलिस भी होती है, लेकिन वो केंद्रीय जब वहां पर बल तैनात हो जाते हैं तो राज्य की पुलिस वहां निष्क्रिय पड़ जाती है। इन चीजों को लेकर भी बहुत क्या होता है, विवाद होता है। बात करें राज्य में केंद्रीय वित्तीय निर्भरता, हमने टैक्सेशन पीछे पढ़ाया, और आपने देखा है कि मैक्सिमम विषय 100 विषय उसके पास, 61 विषय केवल राज्य के पास, और बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टैक्स राज्य आरोपित कर रहा है। मैक्सिमम टैक्स कौन आरोपित कर रहा है, केंद्र। यानी पैसे के लिए किस पर निर्भर है। फिर अनुदान की बात करें तो केंद्र हमेशा कोशिश करता है कि वो विधिक अनुदान दे, विवेकाधीन अनुदान ना दे, क्योंकि विधिक अनुदान पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में केंद्र बताएगा उसी में वो खर्च कर सकते हैं। विवेकाधीन अनुदान जो है वो राज्य अपनी इच्छा से खर्च कर सकता है, और उससे आपको पता है दूसरी राजनीतिक पार्टियों को क्या मिलेगा, बल मिलेगा। इसे को लेकर बहुत विवाद रहता है। नीति आयोग में सबसे ज्यादा अगर किसी का बोलबाला है तो वो केंद्र का है, और इसी की सिफारिश पर सबसे ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, और इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। हम कहें राज्यों का योगदान नहीं है डिसीजन मेकिंग में, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो हमने आपको बताए हैं कि ये विवाद हैं। अब इन विवादों के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी आए होंगे, वहीं से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम वो समझाते हैं कि क्या क्या इनके लिए सॉल्यूशंस हैं। इंदिरा गांधी की जब सरकार चल रही थी तब उन्होंने कुछ क्षेत्रीय पार्टी बहुत इमर्ज कर गई 77 के बाद, और 80 के दशक के बाद, अगर हम कहें 80-90 के दशक में, तो क्षेत्रीय पार्टियों ने मांग रखी कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए। उसी के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिस आयोग का नाम है सरकारिया आयोग।
कई बार पेपर में पूछा गया है। सरकारिया आयोग पूछा जाता है कि कब गठित हुआ? 1983 में गठित हुआ। इसे किससे संबंधित है? इसने केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने से संबंधित, संबंधों को सुधारने से संबंधित। कितने सदस्यीय आयोग था? तो अध्यक्ष को मिलाकर 2 और सदस्य, मतलब 3 सदस्यीय आयोग। 2 लोग और कौन हैं? एक है बी शिवारमन, ये पूछे गए हैं सब इसलिए बता रहे। एक है एस आर सेन, ये 2 लोग और। इसने 247 पॉइंट रिपोर्ट दी अपनी, 247 रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी। उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं जो आपको जाननी है, जो पेपर में पूछी। देखिए, जो जो प्रॉब्लम्स थी उन हर प्रॉब्लम्स को इसने दूर करने की कोशिश की है। सरकारी आयोग ने अपनी कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी है? पहला, राज्य कह रहे थे कि राज्यों को ज्यादा पावर दी जाए, केंद्र की शक्ति को घटा दिया जाए। इसने कहा कि ऐसा नहीं। सबसे पहले इसने कहा कि संविधान में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था चल रही है, राज्य, और वो भी संघात्मक, कौन से संघ? फेडरल टाइप नहीं, यूनियन टाइप हमारे यहाँ संघ है। तो कुछ लोगों की मांग है कि नहीं, फेडरल टाइप जैसा अमेरिका में है वैसा कर दिया जाए। ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि ऐसा सिस्टम चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। बात समझ पाए? दूसरा देखिए, ये क्या कह रहा, ये लोग राज्य कह रहे हैं कि राज्यों को मजबूत किया जाए, तो ये कह रहा कि नहीं, केंद्र ही मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि देश की एकता अखंडता अगर बरकरार रखना है तो हमें केंद्र को क्या करना पड़ेगा? मजबूत रखना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दो। ऑल इंडिया सर्विसेज हमने बताया कि उसे भी चैलेंज मान रहे हैं, तो कह रहा है कि नहीं, भारत में विविधता बहुत ज्यादा है, ऑल इंडिया सर्विसेज ही ऐसी हैं जो एकीकरण और एकता को बरकरार रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? फिर क्या ये कह रहे हैं? राज्यपाल के बारे में बात की गई कि राज्यपाल के लिए क्या कहा, तो राज्यपाल के बारे में देखिए इसने कई बातें बोली। पहली बात कही कि जब नियुक्ति की जाए तब कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, सीएम की भी सहमति ली जाए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या हम आपके राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दें। दूसरा कहा कि इसके कार्यकाल की क्या कर दी जाए? निश्चित किया जाए, जब मन आया तब ऐसे हटा ना दिया जाए। जैसे पुंछी आयोग आगे पढ़ाएंगे तो वो कहेगा कि महाभियोग प्रक्रिया राज्यपाल को हटाने के लिए इंप्लीमेंट की जाए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना रखा जाए इस पद को, तो वो इनके राज्यपाल को भी सुरक्षा दे रहे और राज्यपाल की भूमिका को भी स्पष्ट करने की बातें कर रहे हैं। समझे? जैसे पुंछी आयोग जब पढ़ाएंगे तो वो एकदम स्पष्ट कहेगा कि कुलाधिपति वगैरह मत बनाया जाए, तो यहां राज्यपाल के लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। राज्यपाल के बाद ये कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 356 की बात है कि आपातकाल के लिए क्या किया जाए, तो आपातकाल कहते हैं कि अंतिम विकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम विकल्प होना चाहिए। अनुच्छेद 300 अगर 56 आपको इंप्लीमेंट करना है तो ये इंप्लीमेंट करने का आपका विकल्प क्या होना चाहिए? अंतिम विकल्प। फिर कहते हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर विवाद है। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर देखिए क्या बोला, कहा कि केंद्र सामान्य स्थिति अगर है तो राज्य की सहमति लो केंद्रीय बल तैनात करने के लिए, लेकिन अगर वहां कोई असामान्य परिस्थिति है तो सहमति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले सुरक्षा कंपलसरी है। बात समझ रहे? वित्तीय निर्भरता के लिए तो बहुत अच्छी बातें बोली इन्होंने। वित्तीय निर्भरता कहा कम करने के लिए पहला रिकमेंडेशन दिया, कहा कि संसद के पास ही कराधान की शक्ति रहने दो, लेकिन कहा जो आयकर पर अधिभार लगाते हैं केंद्र सरकार या अधिभार नहीं लगाओ। कहा कि निगम कर जो मिलता है इस निगम कर का निश्चित हिस्सा बांट कर किसे दे दो? राज्यों को दो। तो ये किसके बारे में बताया? वित्तीय निर्भरता की समस्या को दूर करने की। आप देख रहे हैं सरकारी आयोग ने धीरे धीरे सभी समस्याओं को दूर करने की बात की। साथ में और कहा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए कमिश्नरी सिस्टम इंप्लीमेंट करो। और एक बहुत मेजर रिकमेंडेशन जो कई बार पेपर में पूछी गई, उसने कहा कि जो राज्य के बीच में विवाद है उसके लिए एक संस्था लेकर आओ जिसका नाम है अंतरराज्यीय परिषद।
इसके गठन की सिफारिश कर दी। तो ये रिकमेंडेशंस कुछ किसने दी हैं? सरकारिया आयोग ने। आपने देखा कि जो जितनी मेजर प्रॉब्लम है लगभग सभी के सॉल्यूशन किसने दिए हैं? सरकारिया आयोग ने। इस सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आई। इसके बाद दूसरी एक रिपोर्ट और 2007 में एक आयोग गठित हुआ, वो भी केंद्र राज्य संबंध को लेकर, जिसका नाम है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग कब गठित हुआ? 2007। पूछा जाता कितने सदस्यीय था, तो 5 सदस्यीय था। कब रिपोर्ट दी है अपनी? 2010 में रिपोर्ट दी। किन किन मुद्दों पर बात किया? पहला मुद्दा इसने उठाया राज्यपाल ही, और क्या वही कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट किया जाए। किस पर बात कर रहा है? नियुक्ति पर। राज्यपाल के कार्यकाल की बात निश्चित कर दिया जाए, और राज्यपाल की भूमिका कह रहा है कि जो संविधान में नहीं लिखा है वो कोई काम ना कराया जाए। जैसे राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलपति बना दिया जाता है, इसने कहा कि ऐसा मत करिए। राज्यपाल को कभी कभी किसी का अध्यक्ष वगैरह बना दिया जाता है, तो कहा कि ऐसा मत करिए, हेड वगैरह। तो ऐसे इसने स्पष्ट किया। फिर उसने ये कहा कि आर्टिकल चाहे 352 हो चाहे 356 हो, दोनों का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। फिर उसने कहा कि जो 263 के तहत सरकारी आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात की है, उसे और मजबूत किया जाए, जिससे राज्यों के बीच के विवाद और केंद्र राज्य के बीच के विवाद आसानी से क्या हो जाए? सुलझ जाए। ये बातें बोली। फिर कहा कि और क्या करो, तो उसने टैक्सेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की। कहने लगा कि करों का वितरण सब स्पष्ट कर दिया जाए। बात समझ? तो इसने सिंपल से ही रिकमेंडेशंस दी पुंछी आयोग ने। और देखिए पेपर में क्वेश्चन सामान्यतः यूपीएससी अगर छोड़ दें तो केवल इतना ही पूछा जाता, पुंछी आयोग का संबंध किससे है, पुंछी आयोग का गठन कब हुआ। पुंछी आयोग सरकारी आयोग दोनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। एक का गठन 1983 में है, एक का गठन 2007 में। ठीक है, अगर आप यूपीएससी टैकल कर रहे हैं तो आपको ये इसकी सिफारिशें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि रिकमेंडेशन से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, किन मुद्दों पर विवाद है और कौन। अब हम पढ़ते हैं अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। सबसे इसी बात के पीसीएस में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में हम क्या कहते हैं इसे? इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक, अंतरराज्यीय परिषद। अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल कब है? 263। फिर पूछा गया है कि गठन इसका कब हुआ, तो 1990 में हुआ। यह भी पूछा जाता है इस समय किसकी सरकार है, तो इस समय जनता दल की सरकार है। समझे? इसमें क्या लिखा है ये समझने वाली बात है कि आर्टिकल 263 कहता है कि राष्ट्रपति को, पावर किसे है? राष्ट्रपति को। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए तो वो गठन कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है। बात समझ में? ठीक, तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, लोकहित में। अगर वो गठन, फिर कहा कि यही क्या करेगा? कर्तव्य निर्धारित करेगा कि इस अंतरराज्यीय परिषद के कर्तव्य क्या क्या होंगे। यही इसकी संरचना भी निर्धारित करेगा और यही इसकी प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा। मीन्स संसद को पावर नहीं है, किसे पावर है? राष्ट्रपति को पावर है। कुछ समझ में आ रहा? बैठे तो ऐसे हो लग रहा कि जैसे हम कोई डेड कोई हो गया उस पर हम सॉन्ग सुना रहे हैं मुंह लटका के। नहीं तो समझ आ रहा है? चलिए बढ़िया बात है, हमें तो ऐसा ही फील हुआ। हमें तो लग रहा है हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं और टफ टॉपिक है, सामान्यतः लोगों को समझ नहीं आता। रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि तो ये समझ, इतना एक बात क्लियर। अंतरराज्यीय परिषद में हमने क्या क्या अभी बताया कि 263 में क्या है, यहाँ पर क्या है और राष्ट्रपति कैसे कैसे इसका गठन करता है। दूसरी चीजें समझनी इसी में, अभी और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ से पूछी जाती है। कहा जाता है कि 1996 में गठबंधन का दौर शुरू हुआ और अंतरराज्यीय परिषद की मांग कौन कर रहा था? राज्य या क्षेत्रीय दल कर रहे थे, जिसकी वजह से 1997 में
स्थिति ये बनती है कि ये कुछ नई सिफारिश, नई कर प्रणाली देता है, नई कर प्रणाली, और वही हमारे यहाँ 2000 में लागू होती है, जिसे 80वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया जाता है, नई टैक्सेशन। तो इसकी एक बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि है, किसकी, अंतर्राज्यीय परिषद। बात समझ। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पूछा जाए कि मुख्य काम क्या है कोई, तो राज्यों के बीच के विवादों को निपटाना, और दूसरा काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच के विवाद को निपटाना, और कोई भी ऐसी नीति को सजेस्ट करना जो भविष्य में ऐसे विवाद खड़े होने ना दे। ये काम कौन करता है, इंटर स्टेट काउंसिल। बात समझ में। तो इंटर स्टेट काउंसिल में हमें क्या याद रखना है, मेन फोकस, कि किस अनुच्छेद में है, 263 में। काम क्या है, राज्य के बीच का विवाद और केंद्र राज्य के बीच के विवाद को निपटाना। गठन, कर्तव्य, प्रक्रिया, कौन सब कुछ निर्धारित करता है, राष्ट्रपति के पास सब पावर। बात समझ आए। तो ये अब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं कि अंतर्राज्यीय संबंध के अन्य प्रावधान क्या क्या है। हमारे संविधान में कहीं किसी भाग में अंतर्राज्यीय संबंध नहीं दिए गए। ठीक, कहां है, एक भाग 11 में आर्टिकल्स पर अगर हम बात करें, 261, 262 और 263, ये 3 आर्टिकल। इसमें यह कहा गया है, जैसे राज्य अपने बहुत से प्रशासनिक काम करते हैं, आपको पता, और न्यायिक काम करते हैं। और मान लीजिए केरल ने कोई प्रशासनिक काम किया और न्यायिक काम किया, उसे यूपी माने ही ना, तो फिर क्या संबंध अच्छे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो वैधता देना मतलब उन्हें वैलिड ठहराना। हम आपके काम, प्रशासनिक और न्यायिक काम को वैलिड ठहराएंगे, आप हमारे को ठहराइए। ये बात किस में कही गई है, 261। 262 में कहा है कि नदी, जो अंतर्राज्यीय नदी होती है एक स्टेट से दूसरे में, उनके विवादों को सुलझाने की, नदी विवाद सुलझाने की बात कर रहा है। ठीक। और इसमें तो हमने बताया चाहे जोन सा भी विवाद हो, उसके लिए हम इंटर स्टेट काउंसिल बना रहे हैं, अंतर्राज्यीय परिषद बना रहे हैं, जो पीछे भी हमने पढ़ी। ये भाग 11 में इतने प्रोविजंस दिए। फिर भाग 13 में कुछ प्रोविजंस दिए। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक कहा कि जो 2 राज्यों के बीच में परस्पर व्यापार और वाणिज्य हो रहा है, उसके बारे में प्रोविजंस दिए। बस समझ। फिर कहां दिए गए, भाग 5 में कुछ प्रोविजंस दिए। अनुच्छेद 131 मैंने पीछे पढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मूल क्षेत्राधिकार का कॉन्सेप्ट दिया गया, और यह कहा गया कि कौन कौन से ऐसे विवाद होंगे जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सॉल्व करेगा, या उसी में उनकी सुनवाई हो। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद के लिए संविधान में कहीं एक जगह पर भाग नहीं उल्लेख है, जगह जगह पर क्या किया गया, उल्लेख। कुछ संविधानेतर भी डिस्कशन किए गए हैं। संविधानेतर मतलब जिन्हें संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है, लेकिन वो भी अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में है। जैसे एक पहला आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्षेत्रीय परिषदें। क्या सुना है, क्षेत्रीय परिषद, जिन्हें हम कहते हैं जोनल काउंसिल। क्षेत्रीय परिषद क्या, पहले तो इनके बारे में अब हम पूरा पढ़ ही लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें भी क्या करेंगी, अभी आपको समझ आए, यहां पर समझने वाले। अगर कोई पूछे क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है राज्यों के मध्य परस्पर संवाद स्थापित करना। राज्यों के मध्य क्या करना, परस्पर संवाद स्थापित करना। राज्यों के मध्य परस्पर संवाद स्थापित करना। अच्छा, आप खुद सोच कर देखिए, संवाद क्यों स्थापित करें। भारत में इतनी समस्याएं हैं, कहीं देखिए क्षेत्रवाद की समस्या है, कहीं भाषावाद की समस्या है, और ये समस्याएं हमारे देश के एकता और अखंडता को क्षति पहुंचा सकती है। ही देखिए, आप कहीं किसकी मांग होती है, खालिस्तान की, कहीं इंसर्जेंसी जैसी आपको देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। फिर भारत में बहुत विविधता आपको पता जाति धर्म की है,
आर्थिक और सामाजिक असंतुलन भी बहुत बड़े लेवल पर है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य परस्पर संवाद करते रहते हैं और सामूहिक विकास के लिए रणनीति बनाते रहते हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता क्या रहे, बरकरार रहे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब हम वो फैक्ट बताने जा रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, पहले ये पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल का गठन कैसे या किस आधार पर हुआ। तो ध्यान से समझिए, गठन के बारे में कहा जाए तो आपने पढ़ा होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब आया था ये अधिनियम? 1956। इसके तहत 5 हमारे यहां क्षेत्रीय परिषदें गठित हुई। और वो कौन सी 5 क्षेत्रीय परिषद? एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, एक पश्चिमी, एक पूर्वीय और एक दक्षिणी और एक केंद्रीय। इन सबके हेडक्वार्टर्स भी बनाए गए। जैसे उत्तरी के हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? दिल्ली। अगर हम पश्चिमी की बात करें तो इसका कहां बनाया गया? मुंबई में। दक्षिणी की बात करें तो हम इसका कहां बनाया गया? चेन्नई में। और अगर हम पूर्वी की बात करते हैं तो इसका कोलकाता में बनाया गया। और इसकी बात करते हैं तो इसका कहां बनाया गया? इलाहाबाद में। कौन कौन से राज्य किस में आते हैं, प्रश्न भी कभी कभी पूछेगा। तो ध्यान से देखिए, उत्तर के राज्य जो हैं वो उत्तरी में आते हैं। कौन कौन से? जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है। समझ आए? ये सब किस में है? उत्तरी में। ऐसे ही अगर हम केंद्रीय की बात करते हैं तो इसमें यूपी आएगा, उत्तराखंड आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। केवल 4 आते हैं। यहां अगर पूर्वी की बात करते हैं तो बंगाल आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, इसमें झारखंड आ जाएगा। समझे? तो पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल। ठीक। पश्चिमी की बात करते हैं तो यहां गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली, ये सब आ जाएंगे। और दक्षिणी की बात करें तो इसके नीचे के, महाराष्ट्र के नीचे मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ठीक, या हम कहें पुदुचेरी। तो ये सब किस में आ जाएंगे? इसमें। तो ये 5 हमारी क्या बनाएंगे इसमें। अब क्या होता है कि इनकी प्रतिवर्ष बैठकें होती रहती हैं और ये सब किन किन मुद्दों पर बात करते रहते हैं कि मतलब भाषावाद की समस्या है तो उसे कैसे सुलझाया जाए, क्षेत्रवाद की समस्या है, या कोई ऐसी योजना जो सभी राज्य मिलकर वो करना। जैसे आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश से केरला तक एक कॉरिडोर, तमिलनाडु तक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये मिलकर बड़ी प्लान है, तो उसमें सभी राज्यों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसी रणनीतियों को ये लोग बनाते रहते हैं। तो आर्थिक सामाजिक संतुलन, जैसे कहीं पर बहुत अच्छी उपज हो रही, कहीं पर उपज ही नहीं हो रही, उन समस्याओं को सॉल्व करने की बात करते हैं। अगर आपसे आप अधिनियम के तहत है तो पूछा जाए ये कैसी निकाय हैं, तो हम कहते हैं ये संविधिक निकाय। क्या संवैधानिक निकाय होंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी होंगे। आपको पता है जो अधिनियम से गठित होंगे कैसे होते हैं? संविधिक होते। अब एक फैक्ट बताने अगला जा रहे हैं, उसे ध्यान से समझें। मैंने जो पूर्वी बताया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनी है, इसी में पहले सिक्किम को भी रख दिया गया था। लेकिन एक आपको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद हमारे यहां बनाई गई, या क्षेत्रीय परिषद अधिनियम लाया गया 1971 में। 1972 में एक परिषद बनी, इसमें 8 राज्य रखे गए। 7 तो वही 7 सिस्टर्स के हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं। कौन से? असम होगा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, त्रिपुरा होगा, मणिपुर होगा, नागालैंड होगा। और एक सिक्किम को बाद में इसमें जोड़ा गया है 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में। सिक्किम पहले किसका हिस्सा था? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का। अब किस 2002 से किसका हिस्सा है? इसका। और इस वाली का जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। कहां है? शिलोंग। इसे भी वो सभी काम दिए गए जो इन्हें दिए गए थे, लेकिन 2 काम इसे एक्स्ट्रा दिए गए। कहा कि तुम इस क्षेत्र की सुरक्षा भी देखोगे और यह भी सुनिश्चित करोगे कि कोई क्षेत्र किसी स्थिति पर अलग होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत संवेदनशील एरिया। और साथ में कहा कि ऐसी योजनाएं बनाओ कि इस पूरे क्षेत्र का एकीकृत रूप से क्या हो? विकास हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये 2 काम इसे क्या दिए गए? एक्स्ट्रा दिए। बात समझे? तो हमने क्या आपको समझाया कि क्षेत्रीय परिषद में कैसे कैसे कहां पर उल्लेख है, किस प्रकार का निकाय है, कौन सी क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है, इनका गठन कब हुआ, या किस प्रकार के निकाय। ये भी अंतर्राज्यीय परिषद में क्या किए गए? प्रावधान किए। अब हमें जो इसमें समझना है वो नदी के बारे में, नदी जल विवाद या आर्टिकल 262 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम और जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा।
नदी के बारे में। आर्टिकल हमारे यहां दिया गया है 262। ध्यान से समझिएगा, इसमें दो क्लॉज हैं, 1 और 2। पहली क्लॉज ये कहती है कि संसद को अधिकार है। यहां पर भी यही बात कहती है कि संसद को अधिकार है। क्या कहती है कि कोई भी अधिकरण गठित कर सकती है। अधिकरण अब आप समझ चुके हैं, पीछे मैंने पढ़ाया ट्रिब्यूनल। ऐसे न्यायिक संस्थाएं होती हैं जो किसी पर्टिकुलर विषय पर ही न्याय देती हैं। मतलब नदियों से रिलेटेड जो विवाद होगा उसी पर ये केवल निर्णय देंगी, अन्य किसी विषय को सुनेंगी नहीं। तो हम उसे कहेंगे कि नदी से संबंधित ये अधिकरण है। कौन गठित कर सकता है? संसद। ठीक। और क्या ये इसमें क्या कहा गया क्लॉज 2 में? कहा कि संसद ये कह सकती है कि ये कोई भी न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आएगा। इस टर्म को समझिए, मतलब अगर संसद ने ये कह दिया कि न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है, इसका मतलब अब इस मामले को ना हाई कोर्ट में सुना जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता। केवल कौन सुनेगा? वो ट्रिब्यूनल सुनेगा, और उसका ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये बात आर्टिकल 262 में लिखी थी तो उसके लिए हमारे यहां दो अधिनियम आए हैं। एक नदी बोर्ड अधिनियम 1956 आया। क्या आया? नदी बोर्ड अधिनियम 1956। और इसके तहत केंद्र सरकार को यह पावर दी गई कि किसी भी राज्य के निवेदन पर उस राज्य में नदी बोर्ड का गठन कर दो। किसे पावर दी गई? केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि किसी भी राज्य में अगर नदी जल विवाद चल रहा है तो वहां आप नदी बोर्ड का गठन कर दो। तो हमें क्या समझना है कि पहला अधिनियम है नदी बोर्ड अधिनियम। अब नदी बोर्ड अधिनियम क्या कह रहा है? देखिए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार के पास है शक्ति। संसद में केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह राज्य के निवेदन पर नदी बोर्ड का गठन करे। बोर्ड का गठन करे। समझ? तो पूछा जाए नदी बोर्ड का गठन कौन करता है? तो केंद्र सरकार। क्या अपनी इच्छा से कर देता है? नहीं। कब करेगा? जब राज्य निवेदन करेगा तब करेगा। बात समझ आई इतनी? तो अब इनका काम क्या होगा, यह समझने वाली बात है। गठन तो हो गया, ये फिर पूछा गया इसलिए हमने इसे लिख दिया। काम समझिए क्या है। पहला, मान लीजिए कि कोई नदी ऐसी है जो यूपी से भी जा रही है और एमपी से भी जा रही है, उधर मान लो बिहार भी पहुंच गई, तो अंतर्राज्यीय नदी है। अब ये नदी का कैसे अनुकूलतम उपयोग हो, कैसे इस पर नियंत्रण हो, कैसे इसका संरक्षण हो, ये कौन तय करेगा? नदी बोर्ड तय करेगा। सपोज करो वहां बाढ़ आती है तो बाढ़ नियंत्रण कैसे हो, यह भी कौन तय करेगा? वहां प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण की समस्या कैसे दूर की जाए, यह भी कौन तय करेगा? वहां पर जल परिवहन कैसे विकसित हो, कैसे कैसे आपको पता गहरा वगैरह किया जाए, यह भी कौन निर्धारित करेगा? तो आप समझ रहे हैं कितने काम दिए जा रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा काम दिया गया जो विजुअलाइजेशन से परे हो सकता है, वो ये कहा गया कि वृक्षारोपण कैसे बढ़े, क्योंकि जिससे मृदा संरक्षित हो, मृदा कटे ना। कहा जल विद्युत कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादित हो, ये सब काम किसे दिए गए हैं? नदी बोर्ड। बात समझ पा रहे? तो नदी बोर्ड के ये काम। इतना हमें किसमें जानना है? नदी बोर्ड में किस अधिनियम के तहत? 1956 के तहत। कौन गठन करता है? केंद्र सरकार। कब? जब राज्य निवेदन करें। काम क्या है? बाढ़ की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जल विद्युत कैसे, जल विकास कैसे हो, परिवहन और अनुकूलतम उपयोग कैसे हो। अब अगला अधिनियम जो बनाया उन्होंने, वो नदी जल विवाद से संबंधित है। और वहां से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद
अधिनियम 1956। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, पहले तो यही समझना है कि इसका गठन कब होगा, कैसे होगा। अगर कभी विवाद हो जाए तब विवाद किसी भी राज्य में और उसने जाके शिकायत की, तब गठन किया जाएगा किसका, नदी जल विवाद अधिकरण का। मतलब गठन फिर कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगी। लेकिन कब करेगी, तभी जब विवाद की स्थिति बने। मतलब क्या है, नदी बोर्ड का गठन तब भी हो सकता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी ना भी जा रही हो, केवल उसी राज्य की नदियों का प्रबंधन देखना हो। मान लीजिए पर्टिकुलर उसी राज्य में नदियों में बाढ़ आती है, प्रदूषण की समस्या है, वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है, तब भी नदी जल बोर्ड का गठन, लेकिन ये अंतरराज्यीय ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या इसमें कहा गया, इसे थोड़ा बड़ा ध्यान से समझने वाली बात। पहले तो ये करेगा क्या, ये तो पहले दो राज्यों के बीच में जो जल विवाद है उसे निपटाने की कोशिश करेगा। जैसे एक बहुत ही सुने होगा मेकादातु वगैरह, आगे हम बहुत से बताएंगे इसके बारे में। जब 1983 में सरकारी आयोग ने रिपोर्ट अपनी दे दी, तब 2002 में उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कई चेंज कर दिए गए। और क्या क्या कहा गया, इस पर ध्यान दीजिए। कहा, पहली बात कहा कि अगर राज्य शिकायत करता है, राज्य क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, तो 1 साल के भीतर केंद्र को अधिकरण का गठन करना ही पड़ेगा। नहीं समझ पाए? मान लीजिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसी नदी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और महाराष्ट्र गया और उसने शिकायत की कि इस नदी का जल वितरण ठीक से हो नहीं रहा है, या कर्नाटक ऐसा कर रहा है, या कर्नाटक ने शिकायत की महाराष्ट्र। जैसे एक प्रोजेक्ट की बात करें, मेकादातु प्रोजेक्ट करंट में बड़ा चर्चा में, और कर्नाटक और तमिलनाडु क्या है, विवादित है। उस प्रोजेक्ट में है क्या, कर्नाटक चाहता है बेंगलुरु को पीने के लिए पानी देने के लिए, और वो उस मेकादातु नदी से उस प्रोजेक्ट को बेंगलुरु में लाना चाहता है। और लेकिन तमिलनाडु कहता है कि ये पानी पीने के लिए केवल उपयोग नहीं करेंगे, सिंचाई में उपयोग करेंगे, जिससे हमें पानी पर्याप्त मिल नहीं पाएगा। तो वो उस मतलब उसका हमेशा विरोध करता है। तो मेकादातु, तो ऐसे ही कोई विवाद, तब तमिलनाडु जाएगा केंद्र के पास, तो केंद्र कितने दिन में करेगा, 1 वर्ष में ही अधिकरण का गठन कर देगा। कितने वर्ष में करेगा, 1 वर्ष में। ध्यान से समझिएगा। फिर क्या कहा, ये जो अधिकरण बन गया, इन बातों को ध्यान से समझिए, ट्रिब्यूनल बन गया, इसे कहा गया है कि तुम 3 वर्ष के भीतर निर्णय दे ही दोगे। ध्यान करो, 1969 से अभी हमारे यहां चल रहे हैं विवाद, और आज भी निपटाए नहीं गए। तो इसीलिए इसमें रिकमेंडेशन में क्या कहा जा रहा है, 3 वर्ष। और कहा अगर कोई विशेष परिस्थिति बन जाए, कैसी बन जाए, विशेष परिस्थिति, तो बहुत ज्यादा केंद्र कितना और वर्ष वक्त दे सकती है, 2 वर्ष का। तो मतलब 5 वर्ष में हर हालत में विवाद को सुलझ जाना चाहिए। फिर क्या कहा कि अगर मान लो राज्य सहमत नहीं है, तो वो 3 माह के अंदर किसी भी अधिकरण में, चाहे राज्य के स्तर पर चाहे केंद्र के स्तर पर जो गठित है, उसमें पुनः अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। कितने महीने के भीतर, 3 माह के भीतर। और कहा गया कि अगर एक बार निर्णय राजपत्र में प्रकाशित हो गया, गजेटेड, तो उसके बाद इसका ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समान हो जाएगा, कहीं अपील नहीं हो गई, और राज्य मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बात समझ आए? साथ में ये भी कहा कि ये करो कि डाटा बैंक तैयार करो। डाटा बैंक का मतलब किस नदी में कितना पानी है, कहां कहां क्या उपयोग होता है, पूरा पानी का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। फिर कहा कि इसके जो निर्णय हैं जो आए हैं, इनके लिए एक प्राधिकरण का गठन होगा, मतलब एक संस्था बनाई जाएगी, अथॉरिटी, जो इन्हें इंप्लीमेंट करे। और कहा कि 2002 से पहले जितने निर्णय आ चुके हैं उन निर्णयों को बदला जाएगा नहीं। और तो ये इतनी बातें रिकमेंडेशंस दी सरकारी आयोग के आधार पर, ये अंतरराज्यीय नदी जल विवाद में इंप्लीमेंट होती हैं। तो आपको ये बातें भी याद यहाँ रखनी। कुछ बड़े फेमस विवाद हैं जिन्हें हम बताते हैं। 1969 में 3 नदी जल विवाद आए। एक पहला आपने सुना होगा कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा के लिए अधिकरण गठित किया गया। एक गोदावरी का आया, गोदावरी के लिए गठित किया गया। और तीसरा किसके लिए आया, नर्मदा के लिए। ये कब के हैं, 1969। इनमें अक्सर राज्य पूछ लेते हैं कि किन राज्यों के बीच में विवाद है। अगर आपको नदियां ज्योग्राफी में ठीक से आती हैं तो याद ही नहीं करना, और नहीं आती हैं तो आप संक्षेप में याद रखें कि ये कृष्णा नदी जो विवाद है, एक तो कर्नाटक में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा।
3 राज्यों के बीच में विभाजित है। गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, ये भी आपको पता, महाराष्ट्र में तो जाना ही जाना है, कर्नाटक में जाएगा कि नहीं जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी जाएगा, उड़ीसा में भी चला जाएगा, है ना। तो ये कहां चला जाएगा, इतने में चलो। बस नर्मदा की अगर हम बात करें तो आपको पता एमपी में तो जाना ही जाना है, एमपी से तो निकल ही रही, राजस्थान में भी जाएगा, गुजरात में जाएगा और महाराष्ट्र में जाएगा। तो इनके बीच में विवाद है। तो 3 विवाद तो कब खड़े हो गए थे, 1969 में। अब उसके बाद 1986 में विवाद एक आया। ये किसका आया, रावी और ब्यास का विवाद है, रावी और ब्यास का। अब रावी ब्यास कहां बहती है आपको पता ही होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो 3 राज्यों में किसका है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। फिर एक विवाद बहुत आया 1990 का, जिसे कावेरी का विवाद कहते हैं। और कावेरी सबसे साउथ में है, साउथ में मतलब कहां, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, पुदुचेरी में है, केरला में है। तो 4 में हो गया। ठीक, उसके बाद जो विवाद आया वो 2004 में फिर आया विवाद, कृष्णा नदी का ही दूसरा विवाद आया। तो सेम स्टेट कुछ नहीं, केवल सन याद रखना। 2004 में द्वितीय कृष्णा विवाद अधिकरण गठित हो गया। और फिर 2010 में विवाद आए 2 नदियों को लेकर। एक आपने सुना होगा मांडवी नदी, जो गोवा और महाराष्ट्र में बहती है, सुना। और एक बंसधारा नदी सुना हो, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच बहती है। तो बंसधारा कहां है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच। ये कब गठित हुई है, 2010 में। ये फेमस नदी जल विवाद है। और करंट में एक मेका धातु चल रहा है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। बात समझ। तो ये है आपका तनाव के कारण और तनाव के लिए कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। आज केंद्र राज्य संबंध जो है वो टॉपिक कवर हो, एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। आप सर्च करके देखिए, यूट्यूब हिस्ट्री में मिलता नहीं, ठीक है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट लोगों ने आर्टिकल बताकर छोड़ा, ठीक। तो इसलिए मैंने कंप्लीट डिटेल में कवर किया। और आप देखिए कि लगभग पिछले 3 साल से तो लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा। तो इसलिए आप इसे ठीक से अगर समझ में आया है आपको, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इतना ही है इसमें। अब हम जो अगला आपको पढ़ाएंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे शासन चलता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही रखते हैं।